शीशे की मेज़ पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलती फुटेज का मंजर कुछ यूं था कि दुरान स्याह हुड सेप्तन की बेकरी में दाखिल हो रहा था। हुड की बड़ी टोपी और स्याह चश्मे में वो अपने चेहरे को इस हद तक छुपाए हुए था कि उसकी पहचान बेहद मुश्किल थी। अनिल मेज़ के बिल्कुल सामने हाथ में कॉफ़ी मग थामे सोफे पर परचुमान बड़े मज़े से टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। ये जेसिका के अपार्टमेंट का लाउंज था, जहाँ इस वक्त जेसिका ने उसे जासूसी की शुरुआत के लिए बुलाया था। आज छुट्टी का दिन था और वो सुबह 10 बजे ही उसके घर में मौजूद था। वो उसे लैपटॉप पर दुल्हन की कुछ कटशुदा फुटेजेस देखने के लिए देकर गई थी। ये फुटेज बेकरी के दरवाजे और कुछ गैलरी के थे। किसी भी फुटेज में दुल्हन का चेहरा वाज़िया नहीं था। अनिल बड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में बैठा था, क्योंकि जैसिका के पास दुल्हन की खोज के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। वो यूं ही कॉफ़ी के खून भरता मुख्तलिफ फुटेज को बार बार देख रहा था, जब अचानक करीब से जैसिका की आवाज़ सुनाई दी। ये पैकेट है जो मुझे उसकी तरफ से पिछले महीने मिला था। मैंने इसको खोला ही नहीं था। जेसिका ने एक पैक शुदा लिफाफा अनिल के सामने मेज पर रखा। रोज करीब के सोफे पर परचुमान हुई। अनिल ने चौंक कर लैपटॉप स्क्रीन से निगाह हटाई और पैकेट की तरफ देखा। ये वही पैकेट था जो पिछले महीने वो और दुरान बेकरी में उस तक पहुंचा कर आए थे। वो ना सिर्फ कमरे से वो लिफाफा लेकर आई थी, बल्कि उसकी तैयारी से लग रहा था कि वो कहीं बाहर जाने का इरादा रखती है। स्याह घुटनों तक आती स्कर्ट पर सफ़ेद टॉप पहने, सलीके से बालों को कंधे पर डाले, हमेशा की तरह दिलकश लग रही थी। अनिल ने एक उचती निगाह पहले उसकी तैयारी पर और फिर पैकेट पर डाली। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? होगा क्यों नहीं? होगा, तुम करोगे ना? वो दिलफरेब अंदाज से मुस्कुराई। चमकती ग्लोसी गुलाबी लिपस्टिक से मेज़ीन होंठ उसको होशरुबा हद तक हसीन बना रहे थे। मतलब? मतलब ये कि मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। उसकी वसोक से कही गई बात पर अनिल ने बेसाख्ता कहका लगाया था। वो तेवरी चढ़ाए अब अनिल की तरफ देख रही थी, फिर गुस्से से घूरती हुई गोया हुई। हंस क्यों रहे हो? मोहतरमा, ये पिछले महीने की सीसीटीवी फुटेज देखो। तुम्हारे काउंटर पर कोई कस्टमर पैक रख कर जा रहा है, वो नहीं। अनिल ने हाथ का इशारा सामने लैपटॉप की तरफ करते हुए पूरी तमाम लहजे में जवाब दिया। उसके फिंगरप्रिंट्स की बात पर एक पल के लिए तो वो घबरा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे जहन ने पूरी रफ्तार से काम किया और फिर से मुतमईन था। हाँ, ये तो पता है मुझे। जैसे कर लापरवाही से कंधे उचकाए। तो फिर इस पैकेट पर तो कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स होंगे, ना कि उसके। फिंगरप्रिंट्स निकलवा कर क्या करेंगे? मैं पैकेट पर नहीं, पैसों पर फिंगरप्रिंट्स की बात कर रही हूँ। मैंने ये पैकेट अभी खोला तक नहीं। पैकेट में पैसे तो उसी ने डाले होंगे ना? नहोश से नाक चढ़ाए वो उसे वसाहत दे गई, जबकि इस दफ़ा अनिल की बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि पैकेट में पैसे दुराने नहीं उससे डाले थे। चंद सेकंड होंकू की तरह उसे देखने के बाद वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ। ओह हाँ, हाँ ठीक कह रही हो। पैसों पर तो होंगे उसके फिंगरप्रिंट्स। ग्रेट आइडिया। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसकी तारीफ की। बच्चों गूंजू नहीं है, बड़ी चालाक है। निकाय झुकाए सोचा और फिर मुस्कुराहट को गहरा किए सर ऊपर उठाया। वैसे तुम्हें किसी बेकरी में नहीं, किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए था। मतलब क्या जहन है तुम्हारा! वाओ! नहीं, मुझे किसी खुफिया एजेंसी में नहीं काम करना, बस इस शख्स की खोज करनी है हर हाल में। और जैसे तुमने उस दिन झटपट डहरी की रिपोर्ट निकलवा ली थी, उम्मीद करती हूँ आज इसमें भी हेल्प करोगे। वो पुरइत्मीनान लहजे में कहते हुए अब उसकी तरफ तायदी निगाह जमाए हुए थी। अनिल ने बामुश्किल सर को जज्बात में हिलाया। क्यों नहीं, बेफिक्र हो जाओ। मसूई मुस्कुराहट की ओर में बेचैनी को छुपाया। अब क्या करना है? मतलब अगर अपने नहीं तो फिर भी किसी के तो फिंगरप्रिंट्स देने ही होंगे। टाई की नोट को ढीला करते हुए सोचा, सांस अटक रही थी। आगे को दौरान उसे सच्चाई बता क्यों नहीं देता। हाँ तो फिर चले? जैसिका की आवाज़ पर चौंका ख्याल उसे बाहर आया। कहाँ? आवाज़ भागता सवाल किया। ये देने और कहाँ? जैसिका ने कंधे उचकाए। ए, एक मिनट, क्या तुम साथ चलोगी? आबरूज गाए हाथ को घुमाकर सवाल किया। जैसिका ने गहरी सांस ली और फिर दांत पीसे। बिल्कुल साथ चलूंगी। ओह, अच्छा अच्छा। बिला वजह लबों को आपस से मिलाए कोट की शिकंदरुस्की वो पैकेट को अपने बैग में रख रही थी। मतलब ये साथ जाएगी और फिर फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं? गड़बड़ाकर जैसिका की तरफ देखा। वो बैग कंधे पर लटकाए उसे उठने का इशारा कर रही थी। मुझे देर करनी चाहिए ताकि नतीजा आज ना मिल सके। गाड़ी की चाबी उठाकर वो सोच चुका था कि क्या करना है। गाड़ी की टिक टिक इस छोटे से कमरे में गूंज रही थी, जहाँ इस वक्त सिगरेट का बेतहाशा धुआं इतना ज़्यादा भर चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। कमरे का बंद दरवाज़ा और बंद खिड़कियां घुटन के साथ धुएं की तादाद बढ़ाने का मूर्छ बन रही थी।
दुरान सिगरेट हाथ में थामे बेहाल हुलिये में बैठा था। उसे लाहौर से कराची आए आज 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दौरान दस्तगीर बेगम को इस दुनिया से गुजरे आज 1 हफ्ता हो चुका था। वो उनके जनाजे में एक अजनबी की तरह शिरकत करने गया था। खामोशी से सबसे पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ने के बाद वो उन्हीं कदमों से वापस आ गया था। असद वली ने दस्तगीर बेगम की वफात से पहले ही तमाम कागजात उसके हवाले कर दिए थे। वो इन 2 हफ्तों में अनिल के घर में था और इस वक्त भी वो उसके मेहमानखाने में मौजूद था। फ्लैट का छोटा सा कमरा था जिसमें बामुश्किल एक सोफ़ी सीट और एक लकड़ी की मेज़ रखी हुई थी। ऊपर नीचे 4 खिड़कियाँ थीं जो बाहर की तरफ खुलती थीं, मगर इस वक्त बंद थीं। सिगरेट को हाथ की उँगलियों में दबाए वो उस धुएँ से भरे कमरे की किसी गैर-मामूली नुक्ते पर निगाह जमाए बैठा था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल होते अनिल ने बेख्तियार खांसने की आवाज़ पर मुंजमद से मुतहरिक हुआ। वो मतवातर खांसते हुए आगे बढ़ा और तेज़ी से खिड़कियों को खोलने लगा। खिड़कियाँ खुलने के बाद लपक कर उस तक आया और दुरान की उंगली में जकड़ी सिगरेट को खींचकर मेज़ पर रखी प्याली में रगड़ दिया, जिसको एशट्रे बनाए दुरान राख से भर चुका था। ऐसे खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? उन सब ने जो भी किया तुम्हारे इस अमल ने उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये नहीं चाहता था मैं। सपाट लहजे में कहा और सोफे की पुर्ज से टेक लगाए बिखरे बालों में हाथ फेरा। वो तमाम जायदाद बेच चुका था, वीज़ा लग चुका था और चंद दिन में ही उसकी अमेरिका के लिए परवास थी। क्यों नहीं चाहते थे? बात सुनो, वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अब तुम इस बात को खुद तस्लीम कर चुके हो कि तुम्हें सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। तुमने जो किया बहुत बहुत अच्छा किया। अनिल ने सिगरेट की राख से भरी प्याली उठाई और कमरे में रखे कूड़ादान की तरफ कदम बढ़ाए। बहुत जल्द वापस कर दूंगा सब। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अनिल ने तेवरी चढ़ाए उसकी तरफ देखा, जो अब चेहरे को ऊपर उठाए छत को घूर रहा था। वही मेरे सब कुछ लगते हैं। दुरान की बात पर अनिल के कूड़ादान में राख फेंकते हाथ मुंजमद हुए। मतलब? मैं समझा नहीं। अनु इकट्ठी किए वो सवाल करता हुआ आगे बढ़ गया। असफन वली ही मेरे रियल फादर हैं। ताहन्नूस छत को घूरते हुए जवाब दिया। अनिल की हैरत से खुलती आंखें उससे नहीं देखी थी। क्या? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन ऐसा बेटा जिसे वो चाह कर भी कबूल नहीं कर सकते। सीधे होकर मुस्सिब लहजे में जवाब दिया, फिर हैरानगी से आंखें खोले अनिल की तरफ देखा। मैंने जायदाद के कागजात सिर्फ ये सब कुछ बेचने के लिए नहीं निकलवाए थे, बल्कि और भी बहुत मालूमात चाहिए थी मुझे। तुमने उनसे बात की? कुछ पूछा? नहीं, ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती अपना रिश्ता मनवाने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी मुझे अपना बेटा मानकर उनकी जग रुसवाई है। मैं उनके किसी नेक अमल की निशानी नहीं हूँ। तंस भरा लहजा और इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उसके अंदर की तकलीफ को छुपा नहीं सकी। अनिल ने बेदिली से प्याली एक तरफ रखी और उसी तरह शिकन आलूदा पेशानी के साथ सामने के सोफे पर जुबान हुआ। दुरान अब उसी लहजे में बोल रहा था। तुम्हें पता है, जिन बच्चों के माँ बाप की अलहदगी हो जाए उनको ब्रोकन चाइल्ड कहते हैं, लेकिन मुझ जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता है? अनिल उसके सवाल पर खामोश रहा। अनवांटेड, डर्टी चाइल्ड। वो मुस्कुरा रहा था। गर्मनाक लहजे में उसकी आवाज़ का भारीपन कमरे की खामोशी को चीर रहा था। नहीं, वो डर्टी चाइल्ड नहीं होते और ना तुम हो, समझे? तुम्हारे कह देने से पल भर को सुकून मिला, लेकिन हकीकत यही है। उसी तरह मुस्कुराहट को गहरा किया। हम जैसे बहुत कम होते हैं जो ना चाहते हुए भी वजूद में आते हैं। अगर मेरी माँ यहूदी ना होती तो शायद मैं भी किसी कचरे के ढेर में गल सड़ जाता। उसे पैदा करने के बाद भी तो छोड़ दिया। अनिल के बरजस्सा कहे के जुमले पर वो पल भर को गैर मुहर्रक हुआ, फिर आंखों को चुंदी किए मेज़ की सतह पर निगाह गाड़ी। एग्जैक्टली, यही तो पूछना है उससे कि अगर पैदा करने की हिम्मत कर ली थी तो फिर 1 साल बाद ही क्यों छोड़ दिया? और अगर छोड़ना ही था तो फिर बहुत से यतीमखाने भी तो होते हैं। दुरान, मेरी बात मानो तो सब भूल कर आगे बढ़ जाओ। देखो, दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और बहुत से तुम जैसे भी, जिनकी कोई शनाख्त नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो भी तो जी रहे हैं। एक होता है रिश्तों का होना और एक होता है रिश्तों का ना होना, मगर रिश्तों का होकर भी ना होना। वो अब अनिल की आंखों में देख रहा था। मुझे लगता है मैं एक ना रुकने वाला पेंडुलम हूँ जो पैदा होने के बाद से सिर्फ झूल रहा है। अनिल ने दुख से उसकी तरफ देखा, जो इस वक्त शायद अपने हवासों में नहीं था। बेमकसद, बेमानी जिंदगी और मुंतशर ज़हीन। मुझे उलझन होती है खुद से, अपने जहन के इंतशार से। सब ठीक हो जाएगा दुरान, बस तुम अब दोबारा उन लोगों से कभी मत मिलना। ठीक तो अब भी सब है। फौरन सर उठाकर जवाब दिया। तो नॉर्मल हो जाए यार, और ज़िंदगी से नाराज़गी ख़त्म करो।
जिंदगी से नहीं, जिंदगी देने वाले से नाराजगी है। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को नॉर्मल करने की कोशिश नहीं कर रही होगी? उसकी आवाज़ की तलखी बढ़ गई थी। अब थकी सी आंखों में अनगिनत शिकवे झलक रहे थे। मैंने बहुत बहुत कोशिश की। जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को संभाला, समझाया, लेकिन हर बार मुझे एक नए दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। वो तेवरी चढ़ाए फटपड़ा था। मैं जब जब अल्लाह के करीब किया, मुझे तब तब एक नई तकलीफ मिली। तुम्हें पता है इन 2 सालों में मैंने क्या किया? दांत पीसे अनिल की तरफ देखकर सवाल किया, जबकि वो उसकी हालत पर दुख से देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कुरान हिफ्स कर लिया। बचपन में जिस किताब से मैं रूठ कर अल्लाह से दूर हुआ था, मैंने एक बार फिर उस किताब को सीने से लगाया कि शायद मुझे सुकून मिलेगा। मैं भी पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगूंगा। उसकी कनपटी की रगें उभर रही थीं और आंखों की सुर्खी अब आंखों के किनारों से आगे बढ़ रही थी। नतीजा क्या मिला? एक ऐसी सच्चाई जिसको जानकर मुझे खुद से घिन आने लगे। ठक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो दोनों ने एक साथ सर उठाकर बाएं समेत देखा। अनिल का छोटा भाई दरवाजे का पट थामे खड़ा था। अनिल भाई, कोई लड़की आई है, कह रही है दुरान भाई से मिलना है। लड़की? अनिल ने हैरत से पेशानी पर बल डाले। इससे पहले वो अपनी जगह से उठकर कमरे में दाखिल होते सबीना को देखकर हैरत से वहीं रुक गया। स्याह चादर में लिपटी वो कमरे के दरवाजे से आगे आकर रुक गई थी। दुरान, मैं बाहिर हूँ। अनिल ने दुरान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा और फिर कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा लगा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो और यूं अकेली? उससे वह हैरत से घूरते हुए वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ। दुरान, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाला और दादों के बहकावे में आ गई थी, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत सच्ची है। वो चंद कदम का फासला मिटाया बिल्कुल दुरान के सामने खड़ी थी। मैं इस मोहब्बत नामी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ जो जज्बा सच्चा हो उसे किसी भी गलत रास्ते का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। दुरान, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कर दिया माफ। चलो अब घर जाओ फौरन। सबसे लब भींचे पुरसुकून लहजे में कहा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं चलूंगी। मैं घर और उन सब रिश्तों को छोड़ दूंगी। बकवास बंद करो अपनी। जिन कदमों से चलकर आई हो उन्हीं पर वापस जाओ घर। दुरान, समझ क्यों नहीं रहे? मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेख्तियार उसका पास होना दुरान के सब को ख़त्म कर गया। बाजू का झटका देते हुए उससे दूर किया। और मैं तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत से नफरत करता हूँ। हमेशा से करता हूँ और करता रहूंगा। नाक पीछे सख्ती से जवाब देते वो उसके धुआं होते चेहरे और फटी आंखों से बेइतनाई बरतते हुए वो था। तुम्हें एक बात समझा समझा कर थक चुका हूँ कि मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पीछे भागना बंद करो। दुरान की नफरत से आग बरसाती आंखों को तासुब से देखती चंद सेकंड खामोशी के सपुर्द कर गई और फिर वो फटे लहजे में उस पर बरस पड़ी। दुरान मलिक, थके तुम नहीं, थक मैं गई हूँ। आवाज़ और जिस्म दोनों कांप रहे थे। हाँ, मैं थक गई हूँ। तुम जैसे इंसान से मोहब्बत करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना ली। तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं छोड़ती हूँ तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त। वो गुस्से में पागलों की तरह चीख रही थी। हाला, मामा, दादो सब ठीक कहते थे। तुम्हारी रगों में दौड़ता खून और तुम्हारा वजूद दोनों नापाक है। नाक पीछे हिकारत से कहती वो दुरान की खुलती आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। मैंने 2 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं अब। तुम हो क्या? हाँ, तुम जैसे बच्चों को लोग गटरों में फेंक देते हैं, लेकिन हम सब ने तुम्हें इज्जत दी, नवीन दाया का नाम दिया, मेरे बाबा ने मोहब्बत दी। वो बिना ब्रेक के बिना सोचे समझे बस बोले चली जा रही थी। वो दौरान उसके मुंह से निकले सह खंदा तीरों को खुद में बेवस होते हुए महसूस कर रहा था। लेकिन सच कहा है किसी ने, रघु में बहता खून किसी न किसी दिन तो असर दिखाता है, और उसी का सिला हम सब भुगत रहे हैं। सर को हिलाते हुए नफरत से कहती वो सर से सिरक जाने वाली चादर से बेनियाज सी। एहसान फरामोश घटिया इंसान, तुम तो दादों के मरने पर भी नहीं आए। वो जो भी थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के इतने सालों में तुम उनके घर रहे। वो तुम लफ्ज़ से मुहातिब करती। बदतमीजी की इंतहा को छू रही थी, लेकिन दस्तगीर बेगम की वकालत में कहे गए जुमले पर दौरान मुठियाँ भींचता हुआ चीखा। जाओ यहाँ से। मैं बचपन से दादों को गलत कहती थी, लेकिन आज मैं भी कहती हूँ, तुम काफिर हो। दुरान, तुम काफिर हो। वो गुद्दे से चेहरा आगे किए गुस्से में चीख रही थी। दुरान ने बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो जैसे आज सब हिसाब चुकता करने आई थी। बाजू से खींचकर दुरान को रोका। जा कहाँ रहे हो? सुनो अब सब, तुम सिर्फ यहूदी औरत के बेटे ही नहीं बल्कि उसके किसी गुनाह की पैदावार हो। दुरान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया था और फिर हाथ उठाकर एक खूंज के साथ सबीना की गाल रंग गया।
फिर वो वहाँ रुका नहीं था, तेज़ी से कमरे के दरवाजे को पूरा खोले बाहर निकल गया। हल्के शरबती रंग की शराब शराटे की आवाज़ के साथ बोतल के मुंह से गिरती कांच के गिलास को भर रही थी। हार्वी ने ग्लास भरते हुए निगाह ऊपर उठाई। हार्वी प्रोडक्शन के इस जदीद तर्ज के ऑफिस में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे। बुरहान, ब्रूस और हार्वी। वो तीनों एक मंसूबे का मुकम्मल ढांचा तैयार करने के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। एक मुकम्मल कामयाब मंसूबा। इस दफ़ा भी बुरहान और ब्रूस से मिलकर तैयार किया था। बुरहान अपनी पहली फिल्म साइन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहा था, जो सिर्फ बाज़ाहिर उसकी तरफ से दी गई एक पार्टी होगी। हकीकत में ये एक पार्टी नहीं, बहुत सब्र और तवील इंतज़ार के बाद जवेरिया के लिए बिछाया गया एक जाल था। मोन्टाज में मुनक्किद की गई ये तकरीब मुकम्मल तौर पर दुरान मलिक के हाथ से उस लड़की को ले निकलने का एक मंसूबा थी, जिसमें शोन के भेजे गए आदमी भी शामिल थे। तो क्या लगता है दुरांग उस लड़की को साथ लाएगा? हार्वी के सवाल पर दाएं बाएं कोच पर परचुमान ब्रूस और बुरहान ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा। हार्वी 3 कांच के गिलासों में शरबती मखलूल उंडेल रहा था। बहुत नाकाबिले यकीन शख्स है। मुझे अब भी लगता है कि वो शायद ना आए और हमारी सारी तैयारी पर पानी फिर जाएगा। हार्वी ने सवाल करने के बाद खुद ही जवाब दिया और एक ग्लास उठाए बुरहान की तरफ बढ़ाया। बुरहान ने सर को नफ़े में हिलाते हुए उस बात की तरदीद की। वो आएगा। बुरहान का लहजा पुरशकीन था। हार्वी के हाथ से ग्लास सामता वो पुरइत्माद मुस्कुराया था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हार्वी ने भुनवें उचकाई। बुरहान पुरसुकून ग्लास को थामे मुंह से लगाने के बाद खून पड़ रहा था। रूस भी अब बुरहान की तरफ मुतवज्जा था। दुरान अंकल यावर, यानी कि सबरीना के वालिद से बेपनाह मोहब्बत करता था, और अब उसी मोहब्बत की बिना पर वो सबरीना की कोई बात नहीं टालता और जवेरिया की पार्टी में शिरकत के लिए सबरीना ही उसे रजामंद करेगी। मतलब हमें मायूसी नहीं होगी? हार्वी ने बत्तीसी निकाली। रूस की आंखें भी चमक उठी। बिल्कुल नहीं। बुरहान के यकीन दिलाने पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। रूस चहक कर आगे हुआ। तो फिर वक्त हुआ जाता है एक अदद ब्लास्ट का। पुरजोश लहजे में कहते हुए उसने अपने ग्लास को आगे किया। बाकी दोनों नफूस से भी अपने ग्लासों को हवा में उठाया और तीनों ग्लासों को एक दूसरे के करीब किया। बूम। ब्रूस की आवाज़ के साथ ग्लास के टकराने की आवाज़ सी और फिर तीनों के फलक शुकाफ कह के हार्वी प्रोडक्शन की दर दीवार में गूंज रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर उसने दुआ की सूरत चेहरे पर रखे हाथ हटाए और गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दुरान संजीदगी का पैकर बना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो आज घर ही था, लेकिन कमरे में नहीं था। कहाँ था ये नहीं पता चला। वो बहुत बार कमरे से बाहर भी गई, लेकिन पता नहीं चला। अब भी वो ढीले से ट्राउज़र और हुड में मलबूस ड्रेसिंग की तरफ जा रहा था। तीसरा दिन। हाँ, आज तीसरा दिन था उसकी इस पैरोही का। वो उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा था। कुरान पढ़ाने की फरमाइश क्या कर दी, वो उसे फिर से देखना तक छोड़ चुका था। वही रूखा अंदाज़, वही बात न करना। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी, जायनमाज़ समेटा और सर पर बांधा स्कार्फ ढीला किया। उठकर खड़ी हुई थी, हल्की कांसी रंग की फ्रॉक पैरों को छूने लगी। चंद मिनट के इंतज़ार के बाद दुरान ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो ना चाहते हुए भी निगाह उस पर पड़ी, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी। फ़ौरन निगाहें चुरा लीं। अपनी महसूस लापरवाही बरतते अंदाज से सोफे के करीब आया तो जवेरिया उसके सोफे पर बैठने से पहले ही उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या मोहब्बत के यकीन के लिए ऐसा कुछ मुश्किल मांग लिया मैंने? बेसाख्ता किए गए सवाल और जवेरिया के यूं सामने आने पर वो एक पल के लिए चौंका, लेकिन अगले ही पल निगाहें उसके चेहरे पर जमी थीं, जो दुरान का कद लंबा होने के बायस चेहरा ऊपर उठाए हुई थी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। सपाट लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। 3 दिन बाद आखिर को जवेरिया ने ही बुलाने में पहल कर दी थी। जवेरिया की यकीन के लिए मांगी शर्त पर वो किसी सूरत पूरे करने के लिए तैयार नहीं था, और यही वजह थी वो चुपचाप उसकी तरफ देखना, उसे बुलाना छोड़ चुका था। मोहब्बत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये दिल लगी थोड़ी होती है कि नामुमकिन रस्तों को देखकर रास्ता ही बदल लिया जाए। तो शायद फिर ये मोहब्बत नहीं दिल लगी ही थी। पर जस्सा रूखा जवाब दिया। आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए वो जुबान से अपनी मोहब्बत को दिल लगी का नाम दिए ये सोच रहा था कि शायद वो उसकी बात पर यकीन कर लेगी। दुरान, ये गलत है। क्या गलत है? आप कहीं पीछे हट जाना। लहजा पल भर को फीका पड़ा। बेशक दुरान का रवैया उसकी सोच के मुताबिक था, लेकिन उसका ये मोहब्बत को दिल लगी कह देना उसे तकलीफ दे गया। मैं पीछे तो नहीं हटा। मोहब्बत अब भी है तुमसे, बस अब यकीन नहीं दिलाना तुम्हें। उसकी उतरी सूरत देखकर फौरन अपनी पहली बात की तुरती थी। वो कमर के दोनों अतराफ में हाथ धरकर जवेरिया के चेहरे पर से नसें हटाकर
सामने दीवार पर गाड़ी। आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे भाग रहे हैं? जवेरी ने मुंह में इकट्ठी किए सवाल किया और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए खुद ही जवाब दिया। आप मुझसे नहीं, खुद के असल से भाग रहे हैं। तुम नहीं जानती मुझे। रुख मोड़े फिर से उसकी स्याह आंखों में झांका, जो पुरइत्माद मगर दिलकशी का सामान बनी इतने करीब खड़ी थी। जान लेना और मोहब्बत करना दो अलग अलग बातें हैं। आज तक दुनिया में किसी को जानकर मोहब्बत हुई है क्या? तो फिर तुम उलझ किस बात पर रही हो? उलझ कर सुलझाना चाहती हूँ सब, क्या सुलझाना चाहती हो? जो आप में उलझा है। मोहब्बत भरा लहजा था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते लम्हे को वक्त के सिरकने के हवाले कर चुके थे। मुझे जानकर दम घुटेगा, और जिन उलझी कुत्तियों को सुलझाने बैठोगी वही हाथों से लिपटकर तुम्हारी कलाइयां काट देंगी। दुरान का लहजा और संजीदगी अब किसी कर्म में डूबा हुआ लग रहा था। खुशनसीबी होगी मेरी अगर यूं मौत आए। वो पिला की ठीक साबित हुई थी। मुझे जानना है सब। क्या? दुरान ने ऐसे ही से पूछा। आपका माजी अल्लाह से नाराजगी की वजह। तमानियत से कहते हुए वो और करीब हुई और फिर उस पत्थर जैसे सीने पर सरक दिया। एक लम्हे को जैसे सब सिमट गया। मैं ही हूँ वो दुरान, बस अंदर ही अंदर घुलने का वक्त खत्म हुआ। मैं ही हूँ वो जिसके आगे आपको रोना है। आंखें मूंदे वो धीमी मगर मुदर आवाज में कहती हुई उसकी बेतरतीब धड़कनों को सुन रही थी। 1, 2, 3, 4 सेकंड। दुरान ने सख्ती से बाजू दबोच कर एक झटके से उससे लग गया। वो लड़खड़ा गई। जिस लिमिट तक रख रहा हूं वहीं तक रहो। दांत पीसते सख्त लहजे में कहता वो दुरान बहुत मुख्तलिफ था। अब की बार आंखों में गुस्सा था। आखिर को क्यों? वो फटी आंखों से दुरान को देख रही थी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, हमें जाना है। सपाट लहजे में कहता वो आगे बढ़ा, सिगरेट उठाया और आउटडोर की तरफ बढ़ गया। दुरान के ऐसे रूखे लबो लहजे की वो हरगिज हकदार नहीं थी। एक पल के लिए उसका वजूद गैर मोहर्रक हुआ, फिर आहिस्ते ही से रुख मोड़े उसकी तरफ देखा, जो शीशे के उस पार तालाब के किनारे पर चक्कर लगाते हुए परेशानी से पेशानी से लादा अब सिगरेट की कश लगा रहा था। दुरान का ये मुस्सरपन और ये रूखा लहजा अजीब था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसके इस रूखे लहजे पर उसका दिल नहीं दुखा था, बल्कि उसे परेशानी लायक हुई थी। दुरान को भाग और झांसी नसों से देखती वो खुद उलझ रही थी। वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुबतला लग रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो उसे यूं परेशान किए हुए था। शाम को बुरहान और सबरीना ने तकरीब रखी थी, जहां ना सिर्फ उनको मदऊ किया गया था, बल्कि सबरीना के इसरार पर बुरहान उसको साथ ले जाने पर रजामंद हुआ था। कितने हफ्तों बाद वो इस महल के दरों दीवार से बाहर जा रही थी। इस कमरे की हर चीज़ से लेकर उसकी महक तक से अपनायत हो गई थी, लेकिन ये अपनायत और ये उनसियत शीशे की दीवार के पार खड़े शख्स की मोहब्बत से कहीं कम थी। ऐसी मोहब्बत जो दुरान के इस रवैये से हरगिज़ कम नहीं हो सकती थी। मोहब्बत कभी कम नहीं होती, जो कम हो वो मोहब्बत नहीं होती। कम होने पर तो एक दिन सब खत्म हो जाता है। सच्ची मोहब्बत खत्म नहीं हुआ करती है, वो तो परवान चढ़ती है, एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा, फिर यूं ही सफ़र तय करती रहती है। मोहब्बत के बाद इश्क का दर्जा। हाँ, दुरान मलिक, मेरी मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी है। आउटडोर में तैराकी के तालाब के पास खड़ा वो अब रुख दूसरी तरफ मुड़ चुका था, जहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता शाम में ढलने से पहले अपनी किरणों का रंग बदल रहा था।